सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। इसका कौन सा रहने वाला है? आज आपका फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। आप सबको पता है अपन ने साइंस का जो बैच है ये बैच स्टार्ट कर रखा है। इसमें अपन ने बायोलॉजी ली थी, बायोलॉजी में जूलॉजी एंड आपकी बॉटनी आ जाती है। जूलॉजी को कवर कर चुके हैं। जो आपकी बॉटनी है, ये बॉटनी भी मान लीजिए लगभग आपके 2 चैप्टर और बाकी है, उसके बाद में आपकी बॉटनी भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उन्हीं के अंदर से आज अपन जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी है, बोले तो जो आपकी जैव प्रौद्योगिकी है, इसका जो फर्स्ट लेक्चर है, इसके अंदर अपन क्या देखेंगे? इसके अंदर देखिए अपन मेन 3 चीजों के बारे में देख लेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख लेंगे, फिर जो आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है इसको देख लेंगे, एंड इसके साथ साथ में जो आपकी पीसीआर टेक्नोलॉजी होती है इसको इस लेक्चर के अंदर क्या करने वाले हैं, अपन कवर करने वाले हैं। तो आज अपनी कौन सी रहने वाली है? फर्स्ट क्लास रहने वाली है। ये लगभग 2 से 3 क्लास के अंदर ये चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। थोड़ी सी अपन इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए जैसे ही आप सब्सक्राइब वाले बटन पे जैसे ही टैप करेंगे तो आपको 2 चैनल देखने को मिलेंगे। ये तो अपना मेन चैनल है, इसके अलावा एक चैनल और देखने को मिलेगा, दैट इज ग्रुप ऑफ एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला चैनल है, इस पर आने वाले टाइम पे और भी जो आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम की क्लासेस रहेगी वो देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में अभी जो आपका लैब असिस्टेंट चल रहा है, इसकी जो मैराथन क्लास होगी, इसके साथ साथ में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास होगी, वो आपको उस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो उस चैनल को जल्दी से आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी आखिरकार क्या होती है। देखिए बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हो गए, एंड उनसे मतलब उनसे बने हुए जो भी आपके प्रोडक्ट हो गए, उत्पाद हो गए, उनका यदि अपन यूज है, प्रयोग है, ये यदि अपन ह्यूमन के वेलफेयर के अंदर बोले तो मानव के कल्याण के अंदर उनका यदि अपन यूज करेंगे तो ये आपकी क्या कहलाती है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है, बोले तो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी होती है सूक्ष्म जीव एवं उनसे प्राप्त जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उनका यदि अपन उपयोग है, यूज है उनका, यदि मानव कल्याण के अंदर करते हैं तो ये जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, आपकी बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। अब बायोटेक्नोलॉजी में अपन एक वर्ड देखते हैं आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, बोले तो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी क्या होती है। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जैव आपकी जो प्रौद्योगिकी है, इसका जो उपयोग है, यूज है, वो क्या किया जाता है, कोई भी आपका जीव है, ऑर्गेनिज्म है, उसके डीएनए के अंदर मान लीजिए कृत्रिम रूप से अपन क्या करेंगे, कुछ चीज निकाल लेंगे, कुछ चीज उसके अंदर डाल देंगे। मतलब एक तरह से अपन क्या करते हैं, उस चीज की हेराफेरी करते हैं, जिससे क्या होता है, उससे जीव का क्या बदल जाता है, जो जीनोटाइप होता है, बोले तो सॉरी उसका जो फिनोटाइप होता है, बोले तो उसका जो लक्षण प्रारूप होता है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और उससे क्या होता है कि जो भी आपका जीव था, उस जीव के अंदर नए जो कैरेक्टर्स होते हैं, नए जो ट्रेट्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो उसमें क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। यही आपकी क्या कहलाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। बोले तो आनुवांशिकी, जो भी चीज आनुवांशिक थी, जेनेटिक थी, उसके अंदर ही अपन ने कुछ चीज मॉडिफाई कर दी, और मॉडिफाई करके उसके जो कैरेक्टर्स है, उस कैरेक्टर्स को ही अपन ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यही आपके क्या कहलाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। ये जो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसको मतलब फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखना। पाल जो आपके बर्ग थे, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से, इंजीनियरिंग मतलब जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है उसके नाम से इसको जाना जाता है। इसकी जो डेफिनेशन आई थिंक आपको पता चल गई होगी। मान लीजिए जैसे समझने की कोशिश करें, ये मान लीजिए कोई भी आपका एक जीव था, कोई भी ऑर्गेनिज्म था। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए इसके अंदर कोई भी चीज थी, मतलब एक ऐसी इसके अंदर चीज थी, ये कोई मान लीजिए उसका एक ऐसा जीन था, उस जीन में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी होगी, या मान लीजिए कोई भी चीज होगी, या मान लीजिए अपने डेमो के लिए क्या कर दिया, एक जो नया जीन था, इस नए जीन को यहां पर क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब इस जीन को क्या कर दिया, इस जगह पे कट लगाया और कट लगा के यहां पर इसको ऐड कर दिया। अब मान लीजिए कि ये वाला जो जीन था, ये मान लीजिए इसकी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। मतलब इस जीन ये ऐसा था कि ये जीन खराब हो गया था कि इसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, जो भी ऑर्गेनिज्म था। तो अपन ने क्या किया, एक हाइट वाला जीन लिया और वो यहां पर डाल दिया। अब क्या थी,
एक चीज तो ये थी कि यदि ये जीन उसमें प्रेजेंट रहता तो वो हमें उसकी हाइट क्या रह जाती, इतनी रह जाती, लेकिन अपन ने नया जीन डाल दिया जिसके कारण क्या होगी, इसकी हाइट बढ़ गई, बोले तो इसके लक्षण कैरेक्टर्स उसमें क्या आ गए, चेंज आ गए। यही आपके क्या कहलाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। बस समझने के अकॉर्डिंग मैंने आपको चीज बताई। तो अपनी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन को भी आप सबको विजिट करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नाम से सर्च करेंगे तो वहां पर आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगी। यहां पर भी आपको काफी ज्यादा कंटेंट है लैब असिस्टेंट से रिलेटेड, वो यहां देखने को मिल जाएगा। ये जो नोट्स वगैरह है ये भी आपको यहां पर उसकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। इसके साथ साथ में जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि अब वक्त आ चुका है टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करने का। बोले तो ये नहीं कहता कि मैंने जो टेस्ट सीरीज बनाई है वही ज्वाइन कीजिए, कहां से भी जितना ज्यादा हो सके अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में अपना टाइम है उसको लगाइए। चलिए फिर अब आगे पढ़ लेते हैं आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो आपकी अपने यहां जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़े ना, अब इसी से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजी है, उन टेक्नोलॉजीज को अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या इसको आरडीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। अब देखिए इस टेक्नोलॉजी में एक्चुअल के अंदर क्या किया जाता है, इस टेक्नोलॉजी में किया जाता है कि मान लीजिए कोई भी जीव है, उस जीव का डीएनए होता है, उस डीएनए को अन्य कोई भी अदर कोई जीव था उसके डीएनए के साथ में क्या करा देंगे, अटैच करा देंगे। अब जैसे ही उसका डीएनए को अपन अटैच कराएंगे तो ये जो पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब उनसे जो भी आपका हाइब्रिड डीएनए बनेगा, उस हाइब्रिड डीएनए को यहां पर क्या बोला जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए आखिरकार क्या होता है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है कि दो अलग अलग जीवों के डीएनए को लिया और लेके उस डीएनए को क्या कर दिया, एक कर दिया, और उससे जो भी आपका डीएनए बना है, जो भी हाइब्रिड डीएनए बना है, उस हाइब्रिड डीएनए को ही क्या बोला जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या बोल तो आरडीएनए के नाम से इसको जाना जाता है। अब चलिए इसकी स्टेप देख लेते हैं कि आखिरकार इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, तो इसको अपन देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि यहां पर अपन ने क्या ले लिया, कोई भी एक मतलब जीव ले लिया, कोई भी एक वेक्टर ले लिया, बोले तो प्लाज्मिक वेक्टर ले लिया। अब यहां पर देखिए वेक्टर्स क्या होते हैं, अगली जो अपनी क्लास रहेगी, अगला जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर जो आपके वेक्टर्स होते हैं वो वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, उन वेक्टर्स को अपन वहां देख लेंगे। पहले अपन इस टेक्नोलॉजी को देखते हैं एक बार। बस आप मान लीजिए कि अपन ने यहां पर वेक्टर लिया, भी वेक्टर का क्या काम रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कैसे यूज करता है, ये अगली क्लास में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये जो आपका वेक्टर था, ये अपन ने मान लीजिए प्लाज्मिक वेक्टर ले लिया। अब यहां पर क्या ले लिया, एक कोई भी डीएनए का टुकड़ा ले लिया। इस डीएनए के टुकड़े को अपन ने क्या कर दिया, इस वेक्टर के अंदर यहां पर मान लीजिए इसको क्या कर दिया, अपन ने फिट कर दिया। अभी सॉरी, अब अपन ने इसको फिट किया है तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल यहां पर बन गया। अब ये जो अब आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना है, इस मॉलिक्यूल को अपन क्या करेंगे, कोई भी आपका बैक्टीरियम है, उस बैक्टीरियम फॉर एग्जांपल बोले तो ई कोलाई के अंदर क्या कर देंगे, अपन इसको ट्रांसफर कर देंगे। अब अपन ने इसके अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया तो सीधी सी बात है कि जो आपकी होस्ट सेल थी, किसके अंदर क्या है, अपने लिए होस्ट सेल है। अब इसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसके अंदर डाल दिया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसके अंदर डाल दिया तो सीधी सी बात है कि ये तो अपने अंदर क्या करेगा, इसकी संख्या को मल्टीप्लाई करेगा ना, तो ये क्या कर देगा, जो भी अपन ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है इसकी संख्या को आगे क्या कर देगा, अपने अंदर इसकी संख्या को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। फिर इस होस्ट सेल में क्या होगा, इसका सेल डिवीजन होगा। अब एक से क्या होगी, ये आपकी दो होस्ट सेल का यहां पर निर्माण हो जाएगा। एंड जो अपन ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखा था, डाला था, वो भी क्या हो गया, काफी ज्यादा यहां पे क्या हो गया, डबल हो गया। जो अपन ने डाला था उससे डबल से भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। फिर अपन इसको क्या कराएंगे, बाहर निकाल के जो भी अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपन ने बनाया था, ये डीएनए अपन क्या कर लेंगे, इससे बाहर निकाल लेंगे। यही आपकी जो टेक्नोलॉजी है, इसी टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोई भी टारगेट जीन होता है, उस टारगेट जीन के क्या करते हैं, यहां पर अपन पहचान करेंगे। क्या करेंगे, पहचान करके उसको क्या कर लेंगे, पृथक्करण कर लेंगे। उसके बाद में क्या किया जाता है कि जो भी आपका टारगेट जीन था उसको क्या करेंगे, कोई भी आपका क्लोनिंग वेक्टर रहेगा, या आपका क्लोनिंग वेक्टर था, फॉर एग्जांपल अपन ने किसका लिया था, प्लाज्मिड का लिया था। इसके साथ में क्या कर देंगे, अपन इसको जोड़ देंगे और जोड़ने से किसका निर्माण होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, यहां
पर निर्माण हो जाता है। फिर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल था उसको क्या करेंगे, अपन होस्ट सेल के अंदर बोले तो बैक्टीरियम के अंदर क्या है, इसको अपन डाल देंगे। फिर इससे क्या बन जाएगा, अपन को जो अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल अपन ने लिया था इसकी बहुत सारी कॉपीज हैं, बोले तो बहुत ज्यादा संख्या के अंदर ये अपन को मिल जाएगा। यही जो आपकी टेक्नोलॉजी है, यही टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। चलिए आपको समझ में आ गया। अब यहां पर अपन बात कर लेते हैं कुछ आपके रेस्ट्रिक्शन, जो आपके एंजाइम है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके कौन कौन से होते हैं। यदि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जाना जाता है, बोले तो आणविक कैंची के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि जो मॉलिक्यूलर सीजर है वो मॉलिक्यूलर सीजर किसको बोला जाता है, जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, आपकी आणविक कैंची होती है, बोले तो मॉलिक्यूलर सीजर होती है। अब देखिए जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये क्या होते हैं। यदि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो ये क्या होते हैं, डीएनए के अंदर क्या करते हैं, डीएनए की जो भी मान लीजिए ये आपका डीएनए, ये आपका क्या है डीएनए, इस डीएनए के अंदर कुछ एक क्या रहेगी, विशिष्ट संरचना रहेगी, या बोले तो एक विशिष्ट जगह, मान लीजिए ये कुछ स्पेसिफिक जगह है जहां से ही क्या करेंगे ये कट लगाते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मतलब रेस्ट्रिक्शन बोले तो प्रतिबद्ध आपके कौन से होते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। और ये जिस जगह स्पेसिफिक जगह पर कट लगाते हैं वो जो सीक्वेंस होती है, यहां पर जो सीक्वेंस रहेगी उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या बोले तो अनुक्रम के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है ये एक्चुअल में क्या होती है। अब देखिए पैलिंड्रोमिक जो आपकी मतलब जो सीक्वेंस होती है, बोले तो जो अनुक्रम होता है, याद रखना वो कैसा होगा, GAATTC। यदि ये वाली सीक्वेंस यहां पर रहेगी, अब सीधी सी बात, तो ऊपर ये रहेगी तो नीचे क्या रहेगा, जस्ट इसके अपोजिट रहेगा। तो ये चीज अपन ने जिस टाइम पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अपन ने पढ़ी थी उस टाइम पे मैंने सारी की सारी चीजें देख ली थी कि ये अब क्या होते हैं, आपका एडेनिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन जो आपके होते हैं। तो ग्वानोसिन हमेशा साइटोसिन के साथ में क्या करता है, बाइंडिंग करता है। जो आपका एडेनिन होता है ये हमेशा थाइमिन के साथ में करता है, थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ में करेगा, और साइटोसिन हमेशा किसके साथ में करेगा, ग्वानोसिन के साथ में करेगा। ये वाली जो सीक्वेंस होती है, याद रखिएगा इस सीक्वेंस को याद रख लेना है आपको, GAATTC। कौन सी, GAATTC। ये जो सीक्वेंस आपकी होती है, ये वाली जो आपकी सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है, बोल तो अनुक्रम बोला जाता है। ये जो सीक्वेंस है यानी ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ये इसी सीक्वेंस को मतलब पहचानता है, और जैसे इसको पता चल गया कि ये सीक्वेंस यहां से यहां के बीच में है तो ये क्या कर देता है, यहां पे कट लगा देता है। ये काम किसका होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का होता है। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि भाई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सी होती है, तो आपको इस सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए। यहां पर ये क्या निकाला जाता है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला जाता है, वो कौन सा होता है, इको R1। कौन सा होता है, इको R1, या कई जगह इको RI भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, इको R1। इसको किससे निकाला गया है, जो आपका ई कोलाई होता है, उस ई कोलाई से इस रेस्ट्रिक्शन, ये जो आपका एंजाइम है, इस एंजाइम को निकाला गया है। वही चीज है कि पैलिंड्रोमिक आपकी सीक्वेंस क्या होती है, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, मतलब जो आपकी सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या होती है कि एक स्ट्रेंथ तो क्या रहेगा, देखिए ये तो स्ट्रेंथ कौन सा है, 5 डेज से क्या रहेगा, 3 डेज की ओर रहेगा, और ये वाला जस्ट इसका उल्टा रहेगा, 5 टू क्या रहेगा आपका 3 डेज की साइड में रहेगा। ये जो सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस को अपन क्या बोल देते हैं, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, या बोले तो सीक्वेंस अपन बोल देंगे, जो कि आपके सामने यहां पर लिखी हुई है। ये वाली जो सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। चलिए ये चीज आपको क्या आ गई, समझ में आ गई कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आखिरकार क्या होता है। अब यदि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसको खोजा किसने था, इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो डिस्कवरी की बात करें तो जो आपके नाथन्स आ गए, अबर आ गए, एंड आपके जो स्मिथ हो गए, इन तीनों वैज्ञानिकों द्वारा क्या है, रेस्ट्रिक्शन मतलब रेस्ट्रिक्शन जो आपके एंजाइम है इसको क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे गए उनको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले खोजी गई, मतलब सबसे पहली खोजी गई और अलग की गई, है ना, आइसोलेटेड की गई जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो आपका एंजाइम है वो कौन सा है, बोले तो सबसे पहला खोजा गया
जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो कौन सा होता है, तो याद रखना जो आपका हिंड सेकंड एंजाइम होता है इसको सबसे पहले खोजा गया था एंड सबसे पहले इसको क्या किया था, आइसोलेट किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अगला आ जाता है कि सबसे कॉमन टाइप का एंड व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखना वो कौन सा होता है, EcoR फर्स्ट आपका कौन सा होता है, सबसे कॉमन तरह का क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपका एंजाइम होता है। जबकि जो एंडोन्यूक्लियस आपके एंजाइम होते हैं ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड कौन सा होता है, टाइप थर्ड। जबकि आपको यह याद रखना है कि इन तीनों के अंदर से जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी है उस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज होने वाला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, टाइप सेकंड वाला होता है। यह स्लाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि सबसे पहली खोजी गई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी होती है, हिंड सेकंड होती है। जबकि सबसे कॉमन इस्तेमाल किया जाने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा होता है, EcoR फर्स्ट होता है। जबकि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइप के। जबकि बायोटेक्नोलॉजी में इन तीनों में से सबसे ज्यादा यूज है वो किसका किया जाता है, टाइप सेकंड का किया जाता है। चलिए फिर अब आगे बात कर लेते हैं जो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है ये आखिरकार क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस आखिरकार होती क्या है, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रो मतलब जेल, एगारोस जेल, ऐसे कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्नोलॉजी होती है, इस टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, जो आपका डीएनए का जो फ्रेगमेंट होता है यानी जो डीएनए का टुकड़ा होता है उस टुकड़े को क्या किया जाता है, उसका जो मोलिकुलर वेट होता है बोले तो उसकी जो साइज होती है उस साइज के बेसिस पे क्या किया जाता है, उसको सेट किया जाता है। और ये जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। जैसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोलता है। देखिए इसमें इससे क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट को अलग और उनके आकार बोले तो उसके मोलिकुलर वेट के आधार पे क्या किया जाता है, उसको अलग किया जाता है। इसके अंदर उपयोग किया जाता है आपके अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के। मतलब यदि सिंपल रूप से समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह की क्या होती है, सेपरेशन टेक्निक होती है, तकनीक होती है, टेक्नोलॉजी होती है जिसमें डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं, खंड होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनकी साइज के बेसिस पे क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। मतलब जो डीएनए के टुकड़े आपके छोटे रहेंगे वो क्या रहेंगे, ऊपर की साइड में रहेंगे, जो बड़े रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे की साइड में रहेंगे। इस तरह से क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये पूरी मशीन होती है, इस मशीन के अंदर ये मान लीजिए बड़े टुकड़े, जो बड़े टुकड़े थे वो नीचे की साइड में रहेंगे एंड जो आपके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें ऊपर की साइड में आपको देखने को मिलते हैं। यही जो टेक्नोलॉजी है ये क्या कहलाती है, अगारोस जेल आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे के पूरा टेक्निक है, इस टेक्निक में क्या किया जाता है। तो पहली चीज तो आपको हमेशा यह पता होनी चाहिए कि जो अपना डीएनए होता है, डीएनए पर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि अपना जो डीएनए होता है हमेशा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। अब पूछ लिया जाए कि भाई नेगेटिव चार्ज क्यों रहता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना किसके कारण रहता है, जो आपका फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। जिस टाइम पे अपन ने डीएनए की स्ट्रक्चर देखी थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, तब मैंने आपको बता दिया था कि वहां पर क्या होता है, एक फॉस्फेट समूह वहां पे क्या जुड़े रहते हैं और इन्हीं फॉस्फेट समूह के कारण जो अपना डीएनए होता है वो डीएनए क्या होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। अब नेगेटिव चार्ज है तो सीधी सी बात अपन क्या कर रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी में एक तो पॉजिटिव आपको देखने को मिलता है, एक आपको नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। तो ठीक ऐसे ही जो आपका डीएनए रहेगा वो डीएनए क्या था, आपका नेगेटिव था। तो डीएनए हमेशा किसके पास में अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव के पास में भागने की कोशिश करेगा। तो यहां पर भी वही है कि मूवमेंट कैसा होगा, जब अपन इलेक्ट्रिसिटी देते हैं पूरे के पूरे पदार्थ को कि तो क्या होता है, डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं ये नेगेटिव पोल से, क्योंकि डीएनए के जो फ्रेगमेंट रहेंगे नेगेटिव पोल बोले तो कैथोड से एनोड की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, बोले तो नेगेटिव से पॉजिटिव पोल की साइड में भागने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि जो आपका डीएनए था ये नेगेटिव था, नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, जो आपका पॉजिटिव पोल रहेगा उस पॉजिटिव पोल की साइड में भागने की क्या करेगा, ये आपकी कोशिश करता है। अब यहां पर आ जाता है स्विंग
इफेक्ट क्या होता है। देखिए अब अभी अपन ने बात की थी कि जो जेल होता है ना, यहाँ पे देखिए अगारोस जेल, ये जो अगारोस आपका जेल होता है, ये जेल एक तरह से मान लीजिए जो आपकी छलनी नहीं होती है क्या, आटा छालने वाले, ठीक वैसे ही मान लीजिए ये एक छलनी की तरह क्या करता है, काम करता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो छोटे टुकड़े होते हैं, मतलब जो स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, तेजी से आगे निकल जाते हैं, और जो बड़े टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, पीछे की साइड में रह जाते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस टेक्नोलॉजी में क्या होते हैं, जो छोटे होते हैं वो तो क्या करते हैं, आगे की साइड में निकल जाते हैं, और जो बड़े होते हैं वो क्या रह जाते हैं, पीछे की साइड में जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो फ्रेगमेंट यहां पर रह जाते हैं। फिर आगे क्या होगा, अब यहां पर क्या है, अपन ने एक बात की थी कि यहां पर अपन किसका लेते हैं, अगारोस जेल का। ये जो अगारोस जेल है, याद रखना अगारोस जेल कहां से प्राप्त किया जाता है, पूछ लिया जाए तो जो समुद्री घास होती है यानी सी वीड्स होती हैं, उन सी वीड्स से क्या होता है, जो अगारोस जेल है, बोले तो जो जेल मैट्रिक्स है वो जेल मैट्रिक्स वहां से लिया जाता है। फिर यहां पर क्या लेते हैं, एक बफर सॉल्यूशन भी अपन लेते हैं। इस बफर सॉल्यूशंस में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी करंट को फ्लो करने के अंदर और जो पीएच होती है उस पीएच को मेंटेन रखने के अंदर क्या होता है, बफर सॉल्यूशन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां पर रहता है। अब जो आपके डीएनए के मॉलिक्यूल्स थे, उन डीएनए के मॉलिक्यूल्स को अपन अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते, क्योंकि उनकी साइज क्या होती है, काफी ज्यादा छोटी होती है। तो अब अपन को उनको देखना होगा, तो देखने के लिए उनके ऊपर किसी न किसी तरह की मार्किंग करनी पड़ेगी, बोले तो किसी न किसी तरह का कलर उस पर लगा के छोड़ देंगे, ताकि अपन को पता चल जाए कि कौन सा डीएनए कहां से कहां तक उसकी मूवमेंट हुई थी। तो उसके लिए अपन क्या रहते हैं, जो इरिथ्रियम ब्रोमाइड होता है, ये क्या होता है, जो इरिथ्रियम ब्रोमाइड होता है उससे क्या किया जाता है, उसकी स्टेनिंग की जाती है, जो अपना डीएनए का टुकड़ा था। तो ये क्या कहती है, सबसे महत्वपूर्ण स्टेनिंग क्या होती है, आपकी एक तरह की डाई होती है, कौन, जिसको ईटीबीआर के नाम से भी जाना जाता है, बोले तो इरिथ्रिडियम ब्रोमाइड के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। अब आप सबको पता है कि जो अपना डीएनए होता है, ये डीएनए साइज में क्या होता है, काफी ज्यादा छोटा होता है, तो इसको अपन खुली आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, जो आपका डीएनए के जो टुकड़े थे उनकी क्या की जाती है, स्टेनिंग की जाती है। किससे की जाती है, जो आपकी ईटीबीआर होता है, बोले तो इरिथ्रिडियम जो ब्रोमाइड होता है, उससे क्या की जाती है, इसकी स्टेनिंग की जाती है। फिर जैसे इसकी स्टेनिंग हो जाएगी, तो स्टेनिंग करने के बाद में जो आपकी अल्ट्रावोलेट रेज होती है, उन रेज को क्या किया जाता है, वहां पर छोड़ा जाता है। मतलब स्टेनिंग होने के बाद में जेल को क्या दिया जाता है कि यूवी किरणों के नीचे क्या है, रख दिया जाता है। जैसे ही अपन उसको रख देंगे, तो डीएनए का जो फ्रेगमेंट होता है वो ब्राइट ऑरेंज कलर का क्या होगा, आपको देखने को मिल जाएगा, और उससे आपको पता चल जाएगा कि डीएनए का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कैसा हुआ है। मतलब जो छोटे टुकड़े थे वो तो आपके ऊपर आ जाएंगे, बड़े टुकड़े क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है, इसी टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी, जो भी चीज मैंने आपको बताई है वो पूरी की पूरी यही चीज होगी कि यहां पर सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो आपका अगारोस था, जो बफर सॉल्यूशन था, उसको एक ट्यूब के अंदर रख दिया जाता है। उसके बाद में इसको क्या किया जाता है, जो अगारोस की जो फिल्म थी उस फिल्म पे डाल दिया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, छोटे छोटे ड्रॉप के अंदर क्या है, उसको डाल रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या दिया जाता है, इसको करंट दिया जाता है। तो जैसे ही करंट दोगे तो यहां पर क्या होगा, जो पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव से क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ। अब यहां से देखिए, ये कैथोड वाला रीजन है, ये एनोड वाला है, बोले तो ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव। अब जो आपका डीएनए था वो डीएनए क्या था, नेगेटिव चार्ज था। तो अपन ने यहां पर डीएनए को क्या था, यहां पर जो भी अपन ने प्रोडक्ट बनाया था वो प्रोडक्ट अपन ने यहां पे रख दिया। जैसे ही इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, तो जो आपका डीएनए था वो डीएनए क्या होगा, नेगेटिव चार्ज था, तो वो क्या करेगा, एनोड की तरफ जाएगा। किसकी तरफ, एनोड की तरफ। क्यों, क्योंकि इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर देखोगे जो बड़े टुकड़े थे वो तो पीछे की साइड में रह गए, जो छोटे टुकड़े थे वो आपके आगे की साइड में आ जाते हैं। फिर इसको अपन क्या कर देंगे, जो आपकी यूवी लाइट थी, मतलब इसको सबसे पहले ईटीबीआर था, इस ईटीबीआर से इसको स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन करके ये जो पूरी की पूरी जो आपकी फिल्म थी, इस फिल्म को बाहर निकालेंगे और यूवी लाइट के नीचे इसको अपन रख देंगे। और थोड़ी देर में देखेंगे तो यहां पर कुछ चमकीला जो अपन को रूप दिखेगा, उस चमकीले रूप से अपन को पता चल जाएगा कि डीएनए का जो मूवमेंट था वो मूवमेंट किधर से किधर की साइड में था। ये जो पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है, यही कहलाती है अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझ में आ गया। चलिए, अब जो भी मैंने आपको अभी तक चीज बताई है वो सारे की सारी शॉर्ट के अंदर है। जिस दिन आप एग्जाम देने जाए उस दिन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर ये पॉइंट आप देख लीजिए, आपकी कोई भी चीज गलत
नहीं हो पाएगी। कि जो भी चीज मैंने आपको बताई है ना, सारे के सारे पॉइंट यह है कि अगारोस जेल होता है नेचुरल, मतलब नेचुरल क्या होता है, पॉलीमर होता है। और कहां से ड्राइव होता है, ये जो सीवीड समुद्री घास से इसको निकाला जाता है। डीएनए होता है, उस डीएनए पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, बोले तो एनोड की तरफ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। फिर ये जो डीएनए था, इसको ईटीबीआर से, बोले तो इरिथ्रीडियम ब्रोमाइड से क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। जैसे स्टेन करेंगे एंड इसको यूवी लाइट के नीचे जैसे ही रखते हैं, तो ये अपन को किस कलर में देखने को मिलेंगे, ऑरेंज कलर के जो बेंड होते हैं, उस बेंड के रूप में अपन को देखने को मिल जाएगा। और जो आपके स्मॉल फ्रेगमेंट थे, वो स्मॉल फ्रेगमेंट क्या करेंगे, जल्दी से क्या करेंगे, आगे की साइड में मूव करेंगे। लार्ज वाले जो बड़े थे वो क्या हो जाएंगे, आपके पीछे की साइड में रह जाएंगे। मतलब सबसे आगे की साइड में क्या होंगे, जो छोटे फ्रेगमेंट थे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर इल्यूशन एक क्या होता है कि यहां पर क्या होता है, जो डीएनए के खंड थे, उन डीएनए के खंड को क्या किया जाता है, जेल का जो मैट्रिक्स था, अगर उस जेल का जो मैट्रिक्स था, उससे नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इल्यूशन बोला जाता है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको अच्छे से आप एग्जाम में देख लीजिएगा। चलिए फिर अब आगे आपकी आ जाती है पीसीआर, जिसको बोला जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो पीसीआर टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था या डेवलप किया था, तो याद रखना जो केरी मोलिस नामक वैज्ञानिक है, 1983 के अंदर इन्होंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहले बताया था। यह टेक्नोलॉजी क्या करती है, जो आपकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, इसका काम क्या होती है, ये एक तरह से मान लीजिए आपकी जो फोटोकॉपी वाली मशीन होती है ना, मान लीजिए आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट था, वो डॉक्यूमेंट आपके पास में एक सिंगल है, मतलब ओरिजिनल आपके पास में वही है। अब आप चाहते हैं कि भाई ये ओरिजिनल वाला कहीं गुम ना जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ई मित्र पे जाएंगे या फोटोकॉपी वाली शॉप पे जाएंगे और वहां जाके क्या कर लेंगे, उसकी बहुत सारी कॉपीज निकाल लेंगे और कॉपीज को क्या कर लेंगे, रख लेंगे। मेन था उसको कहीं छुपा के रख देंगे ताकि वो आपका गुम नहीं हो। ठीक ऐसे ही मान लीजिए कि कोई भी, मतलब मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर आपको डीएनए का एकदम छोटा सा टुकड़ा मिला है। अब यदि आपने उस पर एक्सपेरिमेंट कर दिया उसी ओरिजिनल के ऊपर और मान लीजिए वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो क्या होगा, वो डीएनए का जो टुकड़ा था वो टुकड़ा पूरी तरह से वेस्ट हो गया, बोल तो अब आपकी रिसर्च है वो वहीं पे बंद होगी। अब उस रिसर्च को आपको आगे बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, उसी की बहुत सारी क्या निकालोगे, कॉपीज निकालोगे, ताकि आपका ओरिजिनल वाला था वो खत्म ना हो जाए। तो ये जो आप कॉपी निकाल रहे हैं, ये कॉपी किसके द्वारा निकालेंगे, जो पीसीआर टेक्नोलॉजी होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, इसी के द्वारा आप कॉपीज निकालते हैं। बोले तो इसका मुख्य काम क्या होता है पीसीआर टेक्नोलॉजी का, कि डीएनए की बहुत कम मात्रा यदि सैंपल आपके पास में है, तो उसके आपको लाखों करोड़ों मिलती जुलती जो कॉपियां हैं, वो कॉपी बनाने की जो प्रोसेस होती है, उसी को पीसीआर अपन बोलते हैं। एंड ये जो पीसीआर टेक्नोलॉजी है, इसको मोलिकुलर फोटोकॉपी के नाम से भी जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड पीसीआर टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो यूज है वो कब किया जाता है, जब आपने देखा होगा कि मतलब किसी का रेप वगैरह हो जाता है, तो वहां पे जो डीएनए का मतलब जो टुकड़ा वहां से लिया जाता है, जो भी वहां से चीजें मिलती हैं, उनको फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। फिर वहां से डीएनए की बहुत सारी कॉपियां बना ली जाती है, ताकि बार बार में यदि चेक करना पड़े तो उसके लिए ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा मान लीजिए जो माता पिता होते हैं, किसी के बच्चे गुम जाते हैं, तो उनकी भी अपने डीएनए पेंटिंग वगैरह करते हैं, वहां पे भी यदि आपको बहुत सारी कॉपीज, या मान लीजिए कि आपने जमीन के अंदर से ऐसे जीवाश्म मिले, उसका डीएनए आपके पास छोटा सा है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा उस पर डिस्कवरी करनी है, मान लीजिए कहीं कोई चीज है वो फेल ना हो जाए, उसके लिए भी आप क्या करोगे, उसके जो भी टुकड़ा आपको मिला था, जो भी सैंपल मिला था, उसकी बहुत सारी आप कॉपीज बना लोगे। इसलिए पीसीआर टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए इसके बारे में अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जो आपकी पीसीआर टेक्नोलॉजी होती है, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स अपन को लेने पड़ते हैं। वो कंपोनेंट्स कौन से, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर जो कंपोनेंट है, सबसे पहले तो आपका टारगेट डीएनए, मतलब जिसकी आपको कॉपी बनानी है, वो आपको सबसे पहले लेना होगा, मतलब टारगेट डीएनए आपको लेना होगा। फिर एक क्या लेना होगा, छोटा सा आपको प्राइमर लेना होगा, क्योंकि बिना प्राइमर के जो आपके डीएनए की मतलब कॉपी बनाने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। उसके लिए आपको एक क्या लेना बनेगा, प्राइमर लेना पड़ेगा। क्योंकि जो प्राइमर होता है, ये प्राइमरी क्या करेगा, रेप्लिकेशन होगा, है ना, जो प्रतिकृति होगी उसको स्टार्ट करने का काम कौन करेगा, ये प्राइमर ही करेगा। इसके साथ साथ में डीएनटीपीएस भी आपको लेने पड़ेंगे। ये डीएनटीपीएस होते हैं, ये एक तरह से मान लीजिए पूरा का पूरा क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, किसके, जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका
रॉ मटेरियल होता है। जबकि एक यहां पर एंजाइम लिया जाता है, वही एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि जो आपकी पीसीआर टेक्नोलॉजी होती है, इस पीसीआर टेक्नोलॉजी के अंदर कौन सा एंजाइम यूज लिया जाता है। तो याद रखना, टेक पॉलीमरेज जो आपका एंजाइम होता है, इसको यूज लिया जाता है TAQ। टेक पॉलीमरेज जो आपका एंजाइम होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी का क्या किया जाता है, पीसीआर टेक्नोलॉजी में काम में ली जाती है। तो यही एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है और सबसे महत्वपूर्ण आपका एंजाइम होता है। अब देखिए, यह भी पूछा जा सकता है कि टेक जो पॉलीमरेज है, ये टेक पॉलीमरेज एंजाइम अपन को कहां से मिला। तो याद रखना, थर्मस एक्वाटिका नामक जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया आपको कहां देखने को मिलेगा, जो गर्म झरने होते हैं। यानी जो आपका थर्मोस्टेबल, ये क्या होता है, एक तरह का थर्मोस्टेबल होता है बोले तो, जो आपके गर्म झरने होते हैं, उन गर्म झरनों में ही आपको जो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया देखने को मिलता है। और ये बैक्टीरिया क्या होता है, काफी ज्यादा टेम्परेचर क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, जिसके कारण क्या हो, इसकी डेथ ना हो। मतलब ये आपको कहां देखने को मिलेगा, गर्म झरनों में देखने को मिलेगा। गर्म झरनों में देखने को मिलेगा, इसका मतलब ये कितनी भी ज्यादा हीट होती है, उस हीट को सहन करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। और पीसीआर टेक्नोलॉजी में पूरा जो खेल होता है वो हीट का ही होता है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, टेक पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, हीट के लिए, मतलब एक तरह से मान लीजिए इसको ज्यादा हीट दे देंगे तो ये डेथ बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस टेक्निक में एक्चुअल के अंदर होता क्या है। तो ये जो आपकी पीसीआर टेक्नोलॉजी होती है, याद रखना, ये 3 स्टेप के अंदर बोले तो 3 चरणों के अंदर कंप्लीट होती है। पहली आ जाती है डीनेचुरेशन, दूसरी आ जाती है एलिंगन, तीसरी आ जाती है एक्सटेंशन। अब देखने की कोशिश करते हैं इसके अंदर आपको कौन सी चीज है, कौन से पॉइंट है, वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के अंदर क्या किया जाता है कि अपन डीनेचुरेशन के अंदर सबसे पहले क्या दिया जाता है, इसको काफी ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर दिया जाता है। बोले तो 94 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक का क्या दिया जाता है, सबसे पहले इसको टेम्परेचर दिया जाता है। हाई टेम्परेचर देने का यहां पर मकसद होता है कि जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली टूट जाए, इसके लिए क्या दिया जाता है, इसको टेम्परेचर दिया जाता है। अब जैसे ही आपके हाइड्रो, मतलब जो भी आपके, मतलब जैसे ही आप इसको डीनेचुरेशन करोगे, यहां पे आप देख रहे हैं ये आपका क्या था, डीएनए का स्टैंड था। इस डीएनए के स्टैंड को सबसे पहले आप क्या दोगे, लगभग मान लीजिए 95 डिग्री तक का आपने क्या दे दिया, इसको टेम्परेचर दिया। जैसे ही टेम्परेचर दिया तो ये उसके क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गए, आपके ब्रेक हो गए। अब जैसे ही आपके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए, वैसे ही अब आप क्या करोगे, यहां पर एलिंगन की प्रोसेस करोगे। एलिंगन की प्रोसेस होगी कि यहां पर क्या किया जाता है कि जैसे फिर क्या कर दिया जाएगा, यहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम करके कितना कर दिया जाएगा, 55 डिग्री सेंटीग्रेड, 95 से कितना कर दिया, 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर कर दिया जाता है। 55 डिग्री तक कर दोगे, लगभग 50 से 65 के बीच में अपन एक एवरेज दे देते हैं 55 डिग्री। फिर यहां पर क्या था, जो आपने स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था यहां पे, कि अपन यहां पर क्या लेते हैं, एक प्राइमर का यूज करते हैं, साथ में डीएनटीपीएस का यूज करते हैं। ये जो आपका प्राइमर होता है, ये प्राइमर अपन यहां पर लगा देंगे। प्राइमर यहां पर लगा देंगे ताकि क्या होता है, जो डीएनए स्टैंड होता है, ये डीएनए स्टैंड क्या हो सके, वापस से डीएनए की क्या बनने लग जाए, यहां पर फोटोकॉपीज है, वो फोटोकॉपीज बनने क्या हो जाए, यहां पर स्टार्ट हो जाए। ये जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाती है, आपकी एलिंगन कहलाती है। इसके बाद में आती है एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन के अंदर क्या होता है, एक्सटेंशन पे अपने जो टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर को फिर से थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। लगभग कितना कर देते हैं, 72 डिग्री तक कर देते हैं। यहां पर अब इस्तेमाल किया जाता है जो आपका टेक पॉलीमरेज एंजाइम था, उस पॉलीमरेज का यहां पर यूज किया जाता है, ताकि डीएनए की स्टैंड है ये कंप्लीट रूप से यहां पर क्या बन जाए और अपन को क्या मिल जाए, एक कॉपी यहां पर मिल जाए। याद रखना कि ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इसके अंदर एक बार के अंदर की आपके लगभग एक अरब के समथिंग क्या है, फोटोकॉपीज हैं, वो फोटोकॉपीज बन सकती है पीसीआर टेक्नोलॉजी। सोचिए 1 अरब तक की क्या बन सकती है, यहां पर पूरी की पूरी क्या बन सकती है, इसकी कॉपीज बन सकती है एक छोटे से डीएनए के टुकड़े की। इसीलिए जो पीसीआर टेक्नोलॉजी होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी टेक्निक होती है।
अब जो भी चीज मैंने आपको यहां पर बताई है वो सारी की सारी चीज यहां पर शॉर्टकट में मैंने आपको लिख दी कि सबसे पहली जो स्टेप होती है वो कौन सी होती है, डीनेचुरेशन की। डीनेचुरेशन के अंदर क्या होता है, डीएनए का जो स्टैंड होता है उसको सेपरेशन किया जाता है, मतलब हाई टेम्परेचर अपन देंगे, लगभग अपन 94 से 95 डिग्री तक का तापमान उसको देंगे, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे, आपके टूट जाएंगे। फिर क्या होगा, एलिंगन होगा। एलिंगन में क्या होगा, जो आपका प्राइमर था, अब यहां पर क्या कर देंगे, टेम्परेचर को अपन क्या कर देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे, लगभग 55 डिग्री या मान लीजिए 50 से 65 डिग्री के समथिंग अपन ले लेंगे। अब जो प्राइमर है वो प्राइमर क्या हो जाएगा, यहां पर उससे बाइंड हो जाएगा। उसके बाद में आती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होगा, जो नया स्टैंड था वो स्टैंड यहां पर क्या है, आपका बन जाता है। यहां पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है, 72 डिग्री तक इसको टेम्परेचर दिया जाता है। फिर यहां पर जिस एंजाइम का अपन यूज करते हैं वो क्या होता है, टेक पॉलीमरेज कहलाता है। जो थर्मस एक्विटिकस नामक जो बैक्टीरिया होता है, ये गर्म झरनों में पाया जाता है, वहां से अपन इसको निकालते हैं। ये इसका क्या हो गया, आपके सोर्स हो गया। ये स्लाइड अभी तक जो भी मैंने आपको पीसीआर टेक्नोलॉजी बताई है वो मान लीजिए आपको समझ में नहीं आई है, तो इस स्लाइड को आप रट लीजिए, आपका इससे बाहर क्वेश्चन पीसीआर टेक्नोलॉजी से न तो गलत होगा न इससे बाहर आएगा। तो ये अपनी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, विजिट है, वो आप सबको जरूर करना है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये अपन ने थोड़ा सा क्या देख लिया, बायोटेक्नोलॉजी की कुछ क्लासेस देख ली। जो अगला लेक्चर रहेगा इसके अंदर जो बाकी की क्लासेस रहेगी वो आपके देखने को मिल जाएगी। तो प्ले स्टोर पे जाना है, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ में ये कुछ सोशल मीडिया अकाउंट है, इनको भी आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।